यहाँ पर अभी हम आए हैं एनसीआर के बारे में जानने के लिए। ठीक है, एनसीआर क्या होता है अभी पता है किसी को? नहीं। कितने को पता है एनसीआर क्या है? आप उठाएंगे? बाकी नहीं पता ना? सिर्फ आधा पता है। आधा पता है, आधा नहीं पता। तो एनसीआर क्या है? नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट। ठीक है, एनसीआर मीन्स का फुल फॉर्म क्या है? नॉन कन्फर्मिटी। अब नॉन कन्फर्मिटी क्या है? ठीक है, जिसे जो हमको चाहिए वो नहीं मिला, जैसा प्रोडक्ट हमको चाहिए, जो क्वालिटी का चाहिए, जो डायमेंशंस का चाहिए, ये प्रोडक्ट के लिए हो गया। प्रोसेस में शॉप फ्लोर पे जा रहे हैं, स्टाफ हेलमेट पहनना चाहिए, हेलमेट नहीं पहना, ये नॉन एनसी है, नॉन कन्फर्मिटी है। ठीक है, जिस कार्य पद्धति से काम बताया गया करने के लिए वो नहीं किया, वो नॉन कन्फर्मिटी है। ठीक है, पैटर्न शॉप ने पैटर्न अपने हिसाब से बनाना था, जो डायमेंशन से बना था वो नहीं बनाया, वो एनसी है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के एनसी हो सकते हैं, तो अपने को एनसी देना है। तो एनसी क्यों देना है, क्यों देना चाहिए? अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। एनसी क्यों देना चाहिए? कोई भी प्रोसेस, सेट की भी प्रोसेस रिक्वायरमेंट की फुलफिल ना करे। ठीक है, कॉस्टिंग या कंजम्पशन बढ़े और कोई इम्प्रूवमेंट की। अब फॉर एग्जांपल हर बार मैं एनसी इसलिए दूंगा नहीं, कुछ गलत है, मैं एनसी इसलिए भी दे सकता हूँ कि इससे बेटर भी हो सकता है। ये प्रोसेस गलत हो रहा है, अगर मैं कुछ प्रोसेस में कुछ चेंजेस करता हूँ तो प्रोसेस को मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी दे सकते हैं। एक मतलब लास्ट ये होता है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कुछ इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऐड करना है उसके अंदर में, तो उसके लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ ऐसी कौन कौन सी पोजीशन दे सकते हैं, मैं उसकी बहुत सारी एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, जैसे पैटर्न शॉप में पैटर्न में कोई प्रॉब्लम, पैटर्न के अंदर में गलत प्रिंट दे दिया, डायमेंशन बराबर नहीं दिया, वहाँ पर अगर एनसी बनती है, इम्प्रॉपर डिज़ाइन कर दिया पैटर्न का डेवलपमेंट के समय, वहाँ एक एनसी बनेगी। मोल्डिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, मोल्डिंग्स के अंदर में आप गए क्रॉस चेकिंग करने के लिए, वहाँ पर मोल्ड हार्डनेस चेक नहीं कर रहा है, सैंड पैरामीटर बराबर लैब वाला चेक नहीं करता है, वहाँ पर एनसी दे सकते हो। कोर शॉप में कोर बराबर नहीं बनाता है, कोर को जल्दी निकाल लेता है। ठीक है, और वहाँ हार्डनेस चेक नहीं करता है, स्क्रैच हार्डनेस वहाँ बताया है इतना हार्डनेस होना चाहिए, वो हार्डनेस चेक नहीं करता है, हार्डनेस मेंटेन है क्या उसको पता ही नहीं है। वहाँ अगर आप क्रॉस चेकिंग करते हैं, वहाँ अगर आपको एनसी कुछ मिलती है, वहाँ एनसी दे सकते हैं। मेल्टिंग शॉप में जो रॉ मटेरियल रेसिपी के हिसाब से उसको बताया है वो डालता नहीं है, डालता है बट कितना केजी डालना चाहिए वो वजन करके नहीं डालता, अंदाजे से डाल लेता है, रॉ मटेरियल अपने अंदाजे से डालता है, बिगर अपने अंदाजे से डालता है, कुछ भी एसओपी में जो लिखा हुआ है जो फॉलो करना है वो नहीं करता, उसको दे सकते हैं। पोरिंग करते समय टाइमर चालू नहीं है, अपने को पता है 7 मिनट के अंदर पोरिंग होना चाहिए, टाइमर चालू नहीं है, अगर आपको ऑब्जर्व होता तो आप उसके लिए एनसी दे सकते हैं। मिथिलेश ने कई बार दिया है, इसके लिए एनसी फोटो पे डाले ग्रुप में। ठीक है, तो उसके लिए दे सकते हैं आप। स्लो पोरिंग है, फास्ट पोरिंग है, और जितने भी एसओपीज में लिखे हुए हैं पैरामीटर्स, ठीक है, जो पोरिंग करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो नहीं अगर फॉलो कर रहा है, आपको दिखता है, तो आप उसके लिए एनसी दे सकते हैं। चिपिंग बराबर नहीं किया, ठीक है, अभी जैसे एक MTTB 9006 का प्रॉब्लम आया था, वो मोन्टू ने बहुत ज़्यादा चिपिंग कर दिया, पूरा फिजिकल डैमेज हो गया, कास्टिंग रिजेक्ट, मतलब वहाँ पर ट्रेनिंग का प्रॉब्लम आएगा, वो बाद में पता चलेगा इन्वेस्टिगेट करते करते कि इसको ट्रेनिंग बराबर नहीं दी गई, उसको इंस्ट्रक्शन दिया नहीं गया नीचे में, इसलिए इसने चिपिंग बराबर नहीं किया, तो वहाँ पर एनसी दे सकते हैं अपन। उसके बाद में ग्राइंडिंग मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग कर दिया, उतना भी नहीं करना है, कम ग्राइंडिंग किया, मेटल दिख रहा है, फिर वो मेटल हमको वहाँ दिखता है फाइनल फिटिंग के अंदर में, ग्रू के अंदर में मेटल रहता है, बॉडी में मेटल रहता है। ठीक है, वो इंस्पेक्शन बराबर नहीं किया आप लोगों ने, R1 R2 में जो डिफेक्ट्स था वो पास हो गया, R3 इंजीनियर को मिलता है, R3 वाला R2 को दे सकता है। ठीक है, आपस में भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है मैं मेरे डिपार्टमेंट को एनसी नहीं दूंगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम मिलता है आपको एनसी दे सकते हो, R3 वाला R2 को दे सकता है, R2 वाला प्रोसेस में जाके दे सकता है। ठीक है, एनसी देना किसी को ब्लेम करना नहीं है, इतना समझ लो सबसे पहले। एनसी देना मतलब प्रॉब्लम को ऊपर लेके आना, मतलब जो छुप रही है उसको ऊपर लाना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, हाइड्रो टेस्टिंग बराबर नहीं किया, जितना प्रेशर में बोला उतने प्रेशर में नहीं करता है, बस वो सीधा प्रेशर मार देता है, बराबर चेक नहीं करता है क्या प्रेशर पे लीकेज हो रहा है, कैसे पीएच आ रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है क्या, उसका गेज कैलिब्रेटेड है क्या, वो नहीं चेक करता है, उसको ऐसे दे सकते हैं आप। मशीन शॉप में मशीनिंग बराबर नहीं करता है, ठीक है, एक्सेसिव मशीनिंग कर देता है, फ्लेंज थिकनेस गई टॉलरेंस के बाहर, उसके लिए ड्रिल
ड्रिल करते समय स्ट्रेडलिंग चेक नहीं करता, स्ट्रेडिंग आउट हो गई उसके लिए एनसी, लिगामेंट आउट हो गया वो सेट नहीं करता, बोल्ट होल चेक नहीं करता है, बोल्ट होल चेक होना चाहिए। ड्रिल इतना एक समय के बाद ड्रिल घस जाता है, उसका डायमेंशन कम हो जाता है, जब वो उससे ड्रिल करेंगे तो अपना साइज़ का होगा माइनस में चले जाएगा, तो अपने को चलेगा नहीं, तो उसके लिए आप प्रोसेस में एनसी दे सकते हो। सीमेंट लाइनिंग प्रोसेस जो बताया गया है वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करना, मिक्सचर बराबर नहीं बनाना, सीमेंट लाइनिंग का प्रोसेस को फॉलो नहीं करना, पेंटिंग बराबर तरीके से नहीं करता है ऑपरेटर, या वहाँ का सुपरवाइज़र उस तरीके से उसको गाइड नहीं करता है, वो चेक नहीं करवाता है। अभी जो मैं देख रहा था पेंटिंग में, कल मैंने एक कास्टिंग चेक किया, अपने को चाहिए 17 माइक्रोन, सिंगल कोड में 17 माइक्रोन मिल रहा है अपने को। 70 माइक्रोन कहाँ मिल रहा है? जहाँ उसने स्प्रे पेंटिंग से बराबर समय देके माल छोड़ा होगा, तो वहाँ पेंटिंग बराबर किया होगा, वहाँ 70 माइक्रोन दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसा दिखा मुझे जहाँ वो थोड़ा हाथ को मूवमेंट ज़्यादा फास्ट कर लेता होगा, वहाँ पेंट छोड़ता नहीं है मटेरियल में, तो वहाँ पेंटिंग बराबर नहीं मिला। मतलब पेंट की क्वालिटी बराबर है, प्रोसेस बराबर नहीं है। तो आप ऐसा ऑब्जर्व करके कि पारंपरिक प्रोसेस में भी एमसी दे सकते हो, उसको इन्वेस्टिगेट के एक लेवल पे ला के इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद में फाइनल इंस्पेक्शन नहीं किया बराबर, डिस्पैच के पहले डिस्पैच वाले को बताया नहीं, डिस्पैच वाले आया मटेरियल गिना गाड़ी में डाल दिया, ठीक है, ये हो गया। और डिस्पैच डिपार्टमेंट को भी बता सकते हैं अपन, एनसी दे सकते हैं, उसने डिस्पैच के पहले कास्टिंग को टचअप नहीं किया, वैसे ही बिना रस्टेड मटेरियल सीमेंट लाइनिंग ब्रोकन डाल दिया, ठीक है। कास्टिंग में कुछ डिफेक्ट्स था वो नहीं देखा, चेक नहीं किया उसने, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। आप लोगों ने चेक किया बट आपको नहीं दिखा, उसको उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसको कुछ अगर डिफेक्ट मिलता है तो कस्टमर की तरफ नहीं देना है उसे, सबकी अपनी अपनी प्रोसेस में जिम्मेदारी बनी हुई है ना। फिर परचेस डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल जो ग्रेड का चाहिए था वो लेके नहीं आया, तो रॉ मटेरियल बराबर नहीं आया तो आगे प्रोसेस भी होगा नहीं बराबर, तो हमको कास्टिंग डिफेक्ट्स मिलेंगे, मेटलर्जी बराबर नहीं मिलेगी, ग्रेड्स के इशू आएंगे, तो एक वो है। HR डिपार्टमेंट को एनसी दे सकते हैं, उसने मैन पावर बराबर नहीं दिया, जो चाहिए था समय पर नहीं दिया, वहाँ एनसी बनती है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बराबर समय पर ऑर्डर लेके नहीं आया, वो एक एनसी बनती है। हमारी रिपोर्टिंग का जो डैशबोर्ड जो डिसाइडेड है, ये रिपोर्ट इस समय तक आना चाहिए, डिसाइडेड समय पर नहीं आता है वो एनसी बनती है, क्यों है आपने नहीं दिया। प्रोडक्शन रिपोर्ट डिले होती है, ERP में मिस्टेक्स होती है, ठीक है। मिस्टेक्स किया, क्यों किया, कैसे किया, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आपको पहले एनसी रेस्ट करना है उस कंसर्न पे, उसकी वजह से आपको कितना समय वेस्ट होता है। सिक्योरिटी गार्ड क्रॉस चेकिंग गार्ड गेट पे बराबर नहीं करता, किसी बंदे को बराबर पूछताछ से आगे नहीं आने देता, बाहर के विजिटर आ गए, कोई ऑडिटर आ गया, इंस्पेक्टर आ गया, उसको इन्फॉर्म नहीं करेगा अगर कंसर्न डिपार्टमेंट को, तो कोई भी ऑडिटर कोई भी इंस्पेक्टर डायरेक्ट आ सकता है शॉप फ्लोर पे, वो कोई भी एनसी दे सकता है जो लीगली तौर पे कंपनी के लिए हानिकारक हो सकती है। तो एक वहाँ पर एक एनसी बनती है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया है क्या, उसने अपना काम बराबर किया है क्या। लेट कमिंग, आप लेट आते हो उस पर आपको HR एनसी दे सकता है कि आप लेट क्यों आते हो। और सेफ्टी, HR डिपार्टमेंट ने किसी बंदे को किसी डिपार्टमेंट को भेजा, बट उसको जो ट्रेनिंग की तरह से बाईपास कर दिया, उसने ट्रेनिंग के थ्रू देना था, उसको सेफ्टी ट्रेनिंग देना था, उसने नहीं दिया। तो HR डिपार्टमेंट को और सेफ्टी डिपार्टमेंट को एनसी दे सकते हैं, कंसर्न पर्सन दे सकता है, कोई भी दे सकता है, ठीक है। तो ये सभी के कारण से हम हमको NCR रेस करना है। जो मैं कुछ चुनिंदा एक स्टेप वाइज बताया हूँ, ऐसे बहुत सारे और भी वो चीज़ें होंगी जो आप लोग देते हैं, जो और छूट गया होगा मेरे से, ठीक है। मैंने ऐसा अलग अलग एग्जाम्पल बताया पैटर्न शॉप से लेकर डिस्पैच का, ठीक है, जो मुझे मेरे ऑब्जर्वेशन में लगा। बट अब क्या हो जाएगा अगर NCR ये बताए गए इश्यू के लिए नहीं दिया तो, ठीक है, इससे क्या होगा? NCR देने से फ़ायदा क्या होगा? क्या फ़ायदा होगा NCR देने से? जो गलतियाँ हो रही प्रोसेस में वो बराबर होंगी, फॉलो होंगी। अगर NCR देना हमने बंद कर दिया, काम ऐसे चलने दिया तो क्या होगा? डिविजन बढ़ते जाएगा, रुकेगा नहीं, सबके वही काम है ना। मैंने अगर एक इशू की वजह से आज NCR रेस किया तो वो इशू दोबारा होगा नहीं होगा इसकी गारंटी तो दे नहीं सकता, बट कम हो सकता है, एकदम से खत्म हो जाएगा इतना नहीं बोल सकता मैं, बट वो कम हो सकता है, इस पर सब लोगों की नज़र पड़ेगी। मतलब मैंने ऊपर ला लिया, हाईलाइट कर दिया वो इशू को, तो कम से कम लोगों की नज़र पड़ेगी, 4 लोगों को पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स है, इससे आ सकती है, आगे नहीं हो सकता, खत्म तो नहीं बोल सकता मैं। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना है, रूट कॉज करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना रहेगा, सभी के साथ में मिलकर काम करना रहेगा, तभी जाके हो सकता है।
ठीक है, उससे गलती कभी रुकेंगी नहीं। अगर डिस्कस हो गया हमारा कि अगर एनसीआर नहीं देंगे गलतियाँ नहीं रुकेंगी। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन आता है, एनसीआर देते तो बहुत सारा एनसीआर तो देते ही रहते हैं, लेकिन इशू सॉल्व ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? 10 बार तो एनसीआर देता है, जो आप बोलते हैं एनसीआर देते देते रहता हो, फिर भी सॉल्व ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? आगे वाला देखने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ? आगे वाला तैयार है ना, वैसा नहीं है, आगे वाला लिख के देता है, एक्शन होती नहीं कुछ। उसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं होता। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं होता, इसीलिए एनसीआर में वही मिस्टेक्स मिलते रहती है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे आप? आपको कंसर्न पर्सन के पास बैठना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, सीनियर से सलाह लेना पड़ेगा, उस प्रोसेस में जाके आपको क्रॉस चेकिंग करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस आंसर करना पड़ेगा उसको कि ये कैसे हुआ, फाइव एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको सबसे पहले पता रहना चाहिए इस ये डिफेक्ट्स किस किस कारण की वजह से आ सकता है। फिशबोन डायग्राम पता है कि सभी को? कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम पता है? फिशबोन डायग्राम क्या होता है कि कोई भी गलती कितने कारणों से हो सकती है, सबसे पहले वो लिख लो। मतलब ये गलती होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, सब लिख लो। उसमें अपना क्या आता है, मेन, मशीन, मटेरियल, मेथड। 4 एम पे अपन काम करते हैं फिलहाल में, 5 एम भी होता है, मनी भी होता है, 4 एम के ऊपर अपन यहाँ काम करते हैं। तो मेन से गलती कौन कौन से टाइप की हो सकती है उस डिफेक्ट्स में। फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग आई कास्टिंग में, शिफ्टिंग में मैन का क्या क्या रुका हुआ है, ठीक है, वो लिख लिया। जितने भी टाइप्स के डिफेक्ट्स जो मैन के कारण हो सकते हैं, आदमी के कारण हो सकते हैं, मैन पावर के कारण हो सकते हैं, वो सब लिख लिया। दूसरा आता है मटेरियल कौन कौन सा खराब था, ठीक है, एसटी गोल यूज़ करना था वो नहीं किया, एसटी गोल शायद यूज़ करता था वो, शिफ्टिंग नहीं आती। तो मटेरियल तुमको आइडिया नहीं था पहले कि एसटी मटेरियल हाई टेंशन बोल्ट यूज़ करना चाहिए। दूसरा मेथड, तरीका गलत बताया उसको काम करने का। अब तरीके काम करने के जो पद्धति है, तरीका है, ऐसे कौन कौन सा काम प्रैक्टिस गलत इस्तेमाल किया उसने, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, मैन, मटेरियल, मनी, मेथड। अब क्या बचा इसके अंदर में, मटेरियल भी हो गया, मैन भी हो गया, मशीन मीन्स आपकी ड्रिलिंग बराबर है क्या, आपने सही ड्रिलिंग यूज़ कर रहा है क्या। मशीन में क्या क्या इक्विपमेंट्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, गेजेस हो गए, ये मशीन है। ठीक है, तो पहले पूरा प्लॉट कर लिया एक बार का। ये फिशबोन डायग्राम एक बार का बनता सिर्फ, ठीक है, एक बार बन गया। अब ये डिफेक्ट दोबारा आई, सिर्फ चेक करने का, इसमें से क्या हुआ है, इसमें से क्या हुआ है। अगर आपको कुछ नया मिलता है तो ऐड कर लो। वन टाइम बुक है फिशबोन, ये डिफेक्ट की एक बार पूरी समझो, पूरी रामायण आई थी इसके अंदर में, तो ये डिफेक्ट किस किस कारण से हो सकता है पूरा लिख लो। फिर उसमें से आपको पता है कि चेक पॉइंट्स है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो सकता है, तो उसको लिया, उसके ऊपर में फाइनल एनालिसिस करना है अब, ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। फाइनली इसके रूट पे जाएंगे हम, ठीक है, रूट पे जाने का फिर उसके ऊपर में एक्शन प्लान क्या ले सकते हैं मिलकर। एक्शन प्लान लिए, एक्शन प्लान लेके इम्प्लीमेंट करना है, उसको क्रॉस चेक करना है और उसको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है, बस यही है। ठीक है, अभी मैंने आपको एनसीआर के बारे में सिर्फ ब्रीफ किया, क्या है एनसीआर। अभी मैं आपको एक फॉर्म बता देता हूँ एनसीआर का, कैसे फिल करना है। ये एनसीआर का फॉर्मेट, ठीक है, जो एनसीआर देते हैं उनको पता होगा। ठीक है, ये एनसीआर का फॉर्मेट है हमारा, इसका लोकेशन है कॉमन ड्राइव में, CPAF के अंदर में मिल जाएगा ब्लैंक फॉर्मेट। आप क्या करना है, आपके डिपार्टमेंट के अंदर में जाना है, आपके डिपार्टमेंट में एक एक्सेल शीट रहेगी, लॉग रहेगा एनसीआर, वहाँ सबसे पहले एंट्री करना है आप, कौन सा एनसीआर नंबर है, कौन सा आइटम है, कब दिया है, कौन से रीजन से दे रहे हो आप, किसको दे रहे हो, कब कौन दे रहा है, डेट क्या है। ठीक है, ये लॉग की वजह से क्या होगा, आपका ट्रैकिंग होगा कि आपके नंबर ऑफ एनसीआर कितने रेज हुए हैं और किस किस डिपार्टमेंट को रेज हुए हैं, आपको फॉलोअप लेना क्या है एनसीआर का। तो आप पर्टिकुलरली क्या कर सकते हो, उसका एनसीआर को एक लॉग समराइज करके फॉलोअप लेके क्लियर कर सकते हो 1 to 1। तो आपको और ये पता भी चलेगा आगे जाके, अगर मैं 4-5 महीने के बाद पूछा किसी ने, या आपको देखना है कि मेरे एनसीआर किस किस रीजन से आते हैं, आप इसमें सॉर्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये लॉग है, और लॉग में जैसे आपको यूज़ करना वैसे कर सकते हो। तो ये एनसीआर का जो फॉर्मेट है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेज 1, ठीक है, स्टेज 1 में क्या करना है आपको, ऑब्जर्वेशन आपका कौन से एरिया में है, ठीक है,
कैटेगरी माइनर या मेजर है। माइनर और मेजर क्या रहता है इसमें, जो डिविजन अगर वन टाइम है, अभी फर्स्ट टाइम हमको मिला है वो माइनर है, अगर वो डिवीजन रिपीट हो रहा है तो मेजर है, या माइनर मेजर की डेफिनेशन ऐसी है, ठीक है। उसके बाद में आपको डिपार्टमेंट कोड डाल देना है वहाँ पर। आप अगर क्वालिटी डिपार्टमेंट है तो पीवीओ डालेंगे, पैटर्न शॉप डिपार्टमेंट है पीटीएन डालेंगे, सब डिपार्टमेंट का कोड बनाया हुआ है अलग अलग, ठीक है। तो कोड में आपको बता दूंगा, तो वहाँ डालना है। एनसीआर नंबर अगर आपका इस महीने का, इस फाइनेंशियल ईयर का 1 है तो 1 डालना है। उसके बाद से अगले फाइनेंशियल आने तक कंटिन्यू करना है। जैसे 2022-23 चल रहा है, अभी ये चलेगा 31 मार्च तक चलेगा, ठीक है। कंटिन्यू जितना भी नंबर 100, 150, 250, 300 एनसीआर जितने भी हो जाए, उसके बाद से 1 अप्रैल 2023 से एनसीआर नंबर 1 हो जाएगा, तो वह फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा चेंज 23-24, है ना। और डेट डालना है। यहाँ पर में आपको क्या डालना है कि आपको जो डिविजन्स मिला है, ठीक है, आपको जो डिविजन्स मिला है, फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग का डिवीजन मिला है, अभी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन डालना रहेगा, बट ऑब्जर्वेशन से पहले आपको पता रहना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। कोई भी गलती अगर हुई है, आपको गलत कैसे ठहरा रहे हो, पहले उसको सबसे पहले आपको पता रहेगा ना सही क्या है। गलत तो आपने बोल दिया, बट सही क्या है। कोई भी चीज़ के 2 वैल्यू होते हैं, सही गलत, बट आपने बता दिया मुझे ये मिला है, बट सही क्या है आपको यहाँ बताना है। रिक्वायरमेंट लिखना है कि आपको शिफ्टिंग नहीं चाहिए, ठीक है। कास्टिंग शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, शिफ्टिंग हो जाए, जो भी टाइप्स के डिफेक्ट्स हो जाए, आपकी ये रिक्वायरमेंट आएंगी। वो रिक्वायरमेंट आपके कौन से एसओपी में लिखा है, कौन से आईएसओ की क्लॉज में लिखा है, यहाँ लिखना है, ठीक है। आईएसओ का या आपका एसओपी नंबर होगा, चेकलिस्ट होगी आपके पास, उस चेकलिस्ट में वो पॉइंट लिखा हुआ है, ये चीज़ होना चाहिए, बस आपको उसका एक नंबर लिख दीजिए। वो नंबर लिखे ना DDPL-R, ऐसा हर डॉक्यूमेंट का नंबर दिया हुआ है अपने पास, ऐसा नंबर यहाँ लिख दिया गया, उससे लिंक मिल जाएगा, ये डॉक्यूमेंट में ये रिक्वायरमेंट दी हुई है और ये आपको मिला है। आप ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखोगे, आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ आएगा जो आपको एक्चुअल में फाउंड हुआ है, डिटेल्स में ऑब्जर्वेशन डालना है। और फोटो अगर है अवेलेबल, फोटो अगर वैलिड करती है एनसीआर में, आप फोटो डाल सकते हैं। जैसे कि अगर हेलमेट पहना नहीं, किसी ने फोटो निकाल दिया, किसी सेफ्टी ऑफिसर ने, तो एक फोटो डाल देगा प्रूफ के लिए कि आपने हेलमेट इस लोकेशन में नहीं पहना था, और डिटेल में लिख देगा इसका नाम है, ये बंदे ने इस समय पे इस एरिया में हेलमेट नहीं पहना, सेफ्टी ऑफिसर एनसीआर देगा। और वहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो लिखेगा, इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि प्लान के अंदर में जब भी आप रहोगे तो हेलमेट पहनना है, वो रिक्वायरमेंट का स्टेटमेंट लिखेगा, डॉक्यूमेंट का नंबर लिखेगा, यहाँ पर अपना ऑब्जर्वेशन लिखेगा। उसके बाद में स्टेज 2 क्या है, करेक्शन। अब जो मिस्टेक्स का आप एनसीआर दे रहे हो उसमें करेक्शन पॉसिबल है क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग में करेक्शन हो सकता है क्या, ठीक है। बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग है तो रिजेक्ट करते हैं अपन, 3-4 mm 5 mm 2-3 mm की शिफ्टिंग है, पता अपने को फ्लेंज थिकनेस उतनी है, मैं मशीनिंग भी करूँगा, रिक्वायर्ड फ्लेंज थिकनेस मिल जाएंगी, करेक्शन है तो आपने क्या लिखूंगा, 2 mm एक्सेस मशीनिंग कट अप्लाइड कास्टिंग फाउंड, ओके, मतलब आपने कुछ करेक्शन कर दिया उस डिफेक्ट के ऊपर, ठीक है। उसी जो गलती उसी के ऊपर आपको बताना है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि 2 mm इसका रिक्वायर्ड है, करेक्शन हो गया। उसके बाद में क्या करना है आपको, ये एनसीआर आपको देना है कंसर्न पर्सन्स को जिसको आप एनसीआर दे रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको क्या आएगा, ऊपर में सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर और ऑडिटी रहेगा, ठीक है। देने वाला जो है ऑडिटर है, जिसको दिया गया वो ऑडिटी है, आप ऑडिटी को दोगे ये एनसीआर। और 3rd नंबर स्टेज के अंदर में इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट्स, तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन होगा, जैसे मैं आपको बताया, फिशबोन डायग्राम यूज़ करो, वाइवा एनालिसिस करो, प्लॉट बीएस कर सकते हैं आप बैठकर, कंसर्न पर्सन्स बैठ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिफ्टिंग है, प्रोडक्शन वाला बैठेगा, क्वालिटी वाला बैठेगा, पैटर्न शॉप बैठेगा, जो भी कंसर्न पर्सन बैठेंगे, ब्रॉन्स्टॉर्मिंग करेंगे कि ये डिफेक्ट किस कारण से आया हुआ है, उस डिफेक्ट को प्लॉट करेंगे, जो 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 बोलता है सब लिख लेना है। बीएस के अंदर में सबसे पहली जो रूल है, किसी को मना नहीं करना, जो जो बोलता है सब लिख लिया कर, ठीक है। एक पेज पे सब लिख लेने का, सर इसके कारण हो सकता है, सर ये हुआ तो ये हो सकता है, सब लिख लेने का। उसमें से फाइन करने का कि डिफेक्ट क्या है, 1 to 1 चेक करना, ये तो नहीं था, ये भी ओके था, ये भी ओके था, ये भी चीज़ चेक किया ओके था। अब जो पर्टिकुलर डिफेक्ट्स मिलता है उसको आपको क्या करना है, वाइवा एनालिसिस करना है। फिशबोन डायग्राम में ऐसा रहता है, मैन मशीन मटेरियल मेथड, जैसे इतने टाइप्स के डिफेक्ट्स आपको मिले, आपने सबको सॉर्ट आउट कर दिया, क्रॉस कर दिया, ये नहीं है, ये नहीं है, आपको मिलता है, फाइनली आपने इसको ट्रैक किया। अब इस डिविजन्स को आपको वाइवा एनालिसिस करना है। वाइवा एनालिसिस का फॉर्म है अपने पास, इसमें क्या करना रहता है, डिटेक्टेड प्रॉब्लम, मतलब नंबर ऑफ प्रॉब्लम बहुत सारी थी, उसमें से आपने एक डिटेक्ट किया कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम डिटेक्ट कितना है, यहाँ पे चालू कर देना क्वेश्चन आंसर। आपको पहला क्वेश्चन का आंसर देना है वाई,
क्यों हुआ, इसका आंसर याद होंगे, फिर इसी का क्वेश्चन बन जाएगा, सेकंड टाइम क्वेश्चन बन जाएगा ये क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा करते करते आपको मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन तक उसको लेके आना है। फाइनली ये आपको जो मिलेगा वो रहेगा आपका रूट कॉज। ठीक है, मतलब गलती की असल वजह जड़ जो है वो मिल जाएगी आपको, रूट कॉज मिल जाएगा। रूट कॉज के बेस पर आपको अब देना है यहाँ पर एक्शन प्लान। यहाँ पे जो दिया है ना प्रपोज्ड करेक्टिव एक्शन, प्रपोज्ड करेक्टिव एक्शन मतलब इस पर्टिकुलर मिस्टेक्स की में मैंने प्रपोजल देना है आपको, आपका भी फाइनल नहीं होगा। ये एक्शन प्लान आपका वेरीफाई होगा आगे एमआर द्वारा, टेक्निकल डायरेक्टर द्वारा, कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया है बराबर किया है क्या, और जो करेक्टिव एक्शन आप दे रहे हो कि गलती आगे नहीं होगी उसके लिए आपने क्या एक्शन प्लान दिया वो सही है क्या। ठीक है, तो आपको सिर्फ प्रपोजल देना है यहाँ पर कि मैं ये चेंजेस करने वाला हूँ। ठीक है, ये प्रोसेस में चेंजेस करने वाला हूँ, ये ट्रेनिंग देने वाला हूँ, ये प्रोसेस लागू करने वाला हूँ, ऐसा ऐसा मेथडिंग चेंज करने वाला हूँ, राइजर साइज चेंज करने वाला हूँ, एग्जांपल जो भी है आपको देना है यहाँ पर। वो इन्वेस्टिगेशन के बाद एमआर का क्या स्टेज 4 पे काम आता है। एमआर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेगा या फिर टेक्निकल डायरेक्टर रहेंगे, वो रिव्यू करेंगे आपके एनसीआर, उसको फिर वैलिडेट करेंगे आपका एनसीआर बराबर है क्या, आपने इन्वेस्टिगेशन सही किया है क्या, एक्शन प्लान सही दिया है क्या। अगर वो देते हैं यहाँ पर उनका अप्रूवल मिल जाएगा, ये एनसीआर हो जाएगा आपका आगे की प्रोसीड के लिए। फिर आपका क्लोज इस बात के लिए हो जाएगा ऑन पेपर, बट आप अगर जो कमिटमेंट करते हो, जो आपने यहाँ पर एक्शन प्लान दिया है ना, प्रपोज करेक्टिव एक्शन प्लान, तो यहाँ एक्शन प्लान का आपको डिटेल स्टेज 5 में लिखना है। आप क्या क्या करेक्शन करने वाले हो, क्या ट्रेनिंग कंडक्ट करने वाले हो, वर्कर की ट्रेनिंग लेने वाले हो क्या, किसी कंसल्टेंट को बाहर से बुला के उसको ट्रेनिंग लेने वाले हो क्या, कोई एसओपी को चेंज करने वाले हो, कोई क्वालिटी प्लान चेंज करने वाले हो, कोई प्रोसेस चेंज करने वाले हो, पूरी डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ लिखा है चेंज डिटेल्स, आपको यहाँ पर चेंज डिटेल्स देना है। उसके बाद में क्या होगा, स्टेज 6 में, स्टेज 5 के अंदर में आप एक डेडलाइन दे दोगे कि मैं ये डेट तक ये चीज़ कर लूँगा। ठीक है, वहाँ पर आ जाएगा, एमआर पे सिग्नेचर आ जाएगा। यहाँ पर में ये रहेगा ऑडिट वेरिफिकेशन, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इस प्रोसेस को वैलिडेट करेगा। कोई भी एमआर खुद कर सकता है, किसी को क्रॉस चेक के लिए भेज देगा कि ये प्रोसेस में ये चीज़ डिसाइडेड थी, ये चीज़ फॉलो हो रही है कि प्रोसेस में इम्प्लीमेंटेड है क्या, चेक करके आओ। तो उसका पहला ऑब्जर्वेशन आएगा सीरियल नंबर 1, उसको जो मिला एक्चुअल में जो डिसाइडेड था, जो तय किया गया था, अगर वो मिलता है तो यहाँ लिखेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लिखेगा कि प्रोसेस फॉर्म सेटिस्फैक्ट्री एज पर डिसाइडेड, जो भी है अपना ऑब्जर्वेशन लिखेगा। उसके बाद में सेकंड 2-3 महीने के बाद फिर जाएगा, ऐसा अलग अलग इंटरवल के अंदर में वो चेक करते जाएगा कि ये प्रोसेस लागू है क्या। अगर उसको डिविजन्स मिलता है तो वापस से एनसीआर ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये एनसीआर ओपन क्लोज हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, यहाँ तक नहीं आना है फिलहाल में, इन्वेस्टिगेशन तक ही अगर आप आ गए, परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन आपने कर लिया, आपका सॉल्यूशन 50% वैसा ही हो जाता है। ठीक है, सर जो एनसी दे रहा है सो तो खुद तो पता होना चाहिए ना कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है। जैसे कि शिफ्टिंग आई है 20 में से 3 में ही चाहिए, बाकी 17 पीस होके 3 पीस में शिफ्टिंग आई है तो पहले सबको देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं ना, तो सर उसको तो देखना पड़ेगा ना एक्चुअल में कहाँ पे प्रॉब्लम आया है। मोल्ड बॉक्स का भी हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो। आपको मैं क्या बताया, आपको इन्वॉल्वमेंट करना है, फील्ड पे जाना है, 1-to-1 प्रोसेस चेक करना है। ये तो इन्वेस्टिगेशन में कैसा रहेगा, आपको शिफ्टिंग मिली है, अब आपको दो उसमें डिफाइन करना है 100% शिफ्टिंग है या पैटर्न लूज हुआ है। 100% है मीन माउंटिंग में प्रॉब्लम है, आपका इनिशियली प्रॉब्लम है। अगर से 2-4 में मिली है मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग तक ठीक है, उसके बाद में शिफ्टिंग पैटर्न हिल गया आपका, तो पैटर्न क्यों हिला, उसके लिए अपने पास मोल्ड में नंबर रहता है, हर कास्टिंग में नंबर देते हैं। 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक कास्टिंग लगाया आपने, 45 कास्टिंग होकर निकली, 46 से लेकर 50 तक आपको डिवीजन मिला, तो आपको सीरियल नंबर दिख जाएगा। 46 से लेकर 50 तक शिफ्टिंग आई है, 45 तक होगी चली, मतलब शिफ्टिंग क्या मिली आपको। इन्वेस्टिगेशन आपको फील्ड पे करना है, आपको क्रॉस चेक करना है, इसलिए मैं क्या बताया, इन्वॉल्वमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग सब कलेक्टिवली जमा करके करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है तो, नहीं तो वो पेपर वहाँ पर बैठे बैठे भी हो जाता है, मैंने ये किया वो किया, ये लिख के दे दिया पेपर पे 2-4 लाइन पे, हो गया एनसीआर क्लोज। वो अगर अगली बार फिर से आया सेम डिवीजन के लिए एनसीआर, तो सेम डिवीजन के लिए एनसीआर क्यों आता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पहली बार नहीं करते आप, फिर आपको बोलना भी ये रहता है 10 बार एनसीआर देते रहता हूँ, तो आपका भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, इनिशिएटिव आप भी नहीं लेते।
मेरे पास काम होता है, मेरे पास लोड बहुत ज़्यादा है, कैसे एनसीआर क्लोज करूँ? एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा अगर नहीं एक्स्ट्रा इफर्ट वाला काम करना है तो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप किसी से सुनना है तारीफ आपकी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी करना पड़ेगा ना। अपने आप थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बोल देगा, मार्केट में मिलता है क्या वो? बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक एसओपी भी है कॉमन ड्राइव में। वो 4th नंबर का एक बार बताना। 4th नंबर, एमआर और टेक्निकल डायरेक्टर, जो आप लोगों ने एनसीआर रेज किया है, इन्वेस्टिगेशन जो करवा के लाया है आपने, उसको रिव्यू करेंगे, आपने सही किया है क्या, इफेक्टिव लगता है उनको तो वो एक्सेप्टेड करेंगे, मतलब वहाँ अप्रूवल मिलने वाला है आपको, आपका एनसीआर इन्वेस्टिगेशन सही है क्या, एमआर और टेक्निकल डायरेक्टर द्वारा आपको अप्रूवल मिलना है। अप्रूवल स्टेज है वो, कि आपने यहाँ तक का सही किया, आगे बढ़ना है कि नहीं, वो नाका है समझ लो आपका एनसीआर का नाका लगा है, टूल टैक्स है, आगे जाने देंगे नहीं आपको, वापस जाओ नहीं तो फिर से आओ, वो टूल टैक्स है। हाँ, नाका नंबर 2, ये 4 नंबर है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें? किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई और सजेशन देना है? सर एनसीआर देने के बाद अगर प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला तो? प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला तो आपने कितनी बार फॉलोअप लिया उसका? फॉलोअप कितनी बार लिया आपने डेडलाइन लिया क्या उनसे कि पहला रिस्पांस कब दोगे? एनसीआर में क्या होता है, एनसीआर में इन्वेस्टिगेशन करना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन आप अगर फॉलोअप लोगे, अगर सिस्टम डिफाइन करते हो तो जल्दी भी हो सकता है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा आप पहला रिस्पांस कब दोगे, कम से कम उसका रिस्पांस आना चाहिए मैं आज दूंगा या कल दूंगा। फर्स्ट रिस्पांस आया तो आपको डेडलाइन लेके आपको फॉलोअप करना है। आपका फॉलोअप कोई भी प्रोसेस में कितना स्ट्रांग रहेगा उतनी जल्दी काम होगा। अगर अपन अपना पर्सनल काम करते हैं, फॉलोअप कितना लेते हैं, कितना फॉलोअप लेते हैं पर्सनल काम का? 10-10 बार कॉल लगाएंगे 5 मिनट में, 10 मिनट में, तो वैसे ही करना है, सेम कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नया नहीं है। फॉलोअप लोगे तो काम करेगा कोई भी। मैं तेरे को कुछ काम दिया, तूने काम नहीं किया, क्यों नहीं किया? मैंने फॉलोअप नहीं लिया। अगर मैं फॉलोअप लेता, उस दिन अपन ने ड्राइंग बनाई, अगर मैं तेरे को दे देता टास्क, कल लाके ड्राइंग बना के दे देना मेरे को, बनती थी ड्राइंग। क्या किया मैंने इन्वॉल्वमेंट भी किया, फॉलोअप भी किया, तब जाके वो कंप्लीट सेम डेडलाइन पे हुआ, नहीं तो फिर वो चलते रहता, हफ्ता भी कम उसके लिए। तो आपको फॉलोअप बहुत स्ट्रांग लेना पड़ेगा, फॉलोअप बहुत स्ट्रांग है कोई भी प्रोसेस को, काम को सक्सेस करवाने के लिए, उसको समय पर करवाने के लिए। मतलब कोई भी कैसा इंस्ट्रक्शन अपन किसी को दिया ना, वो समझ 3 से 4 घंटे तक का रहता है, वो भूल जाते हैं। फाउंड्री में या कंपनी में इंस्ट्रक्शन की जो बोलते हैं ना वैलिडिटी 3 से 4 घंटे की, बस अगले दिन रहता है इंस्ट्रक्शन। वापस इंस्ट्रक्शन को जिंदा करने के लिए आपको वापस इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन विशाल समझ में आया? ऐसे पूरा प्रोसेस अभी रेज होगा, बराबर इन्वेस्टिगेशन होगा धीरे-धीरे समझ। तो अभी क्या समझ में आएगा? जितना समझाया तो ऐसे वक्त कर रहे हो तो समझ में आएगा कुछ? इतना अभी तक समझ गया थोड़ा कुछ। इसमें क्या समझ में नहीं आया, कौन सी प्रोसेस समझ में नहीं आई, वो पूछो। नीचे करो। अभी नीचे कर दो, नीचे हो गया सबसे आगे, कुछ नहीं इसके बाद। नहीं नीचे, हाँ। ऊपर जाओ। ये मतलब 1 नंबर के कॉलम में क्या लिखना है इसमें बताओ। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जर्विंग पोटेंशियल नॉन कन्फॉर्मिटी, एनसीआर दे दो ना, एनसीआर देना है। स्टेज 1 यही चालू होता है आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट तक, ये ऑब्जर्वेशन तक स्टेज 1 है पूरा। यहाँ पे आपको डेट डालना है, एनसीआर नंबर डालना है, मेजर माइनर डालना है, कौन से एरिया में है। आप मशीन शॉप को दे रहे हो तो मशीन डिवीजन आएगा आपका, प्रोडक्शन वालों को दे रहे हो तो प्रोडक्शन एरिया आएगा। एरिया यहाँ पे एरिया है, कैटेगरी है, क्लॉजेस, एसओपी नंबर है, रिक्वायरमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, ये भी स्टेज 1 बस इतना ही करते हैं। इनका भी एग्जांपल बता दो। आज दे दूंगा मैं, ये किसको लिख रहा हूँ अपने पास यहाँ पे नहीं होंगे शायद, कितने बार फील किए हुए इधर नहीं होंगे। ऐसे बता दो। अभी देखो शिफ्टिंग फॉर एग्जांपल मैंने एक बताया एग्जांपल है ना, शिफ्टिंग किसमें आता है? पैटर्न डिवीजन। यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ पे देख, ऊपर देख, यहाँ पे क्या आएगा? पैटर्न जॉब।
है ना, मेजर है मैनर है, रिपीटेड इशू है तो मेजर करूँगा। अब कौन सा डॉक्यूमेंट में लिखा है शिफ्टिंग का इशू, इसका माउंटिंग एसओपी है, माउंटिंग एसओपी का नंबर लिखूंगा कि उसमें लिखा है शिफ्टिंग कैसे काम किया जाता है, कैसे निकाली जाती है। फिर यहाँ स्टेटमेंट लिखूंगा मुझे क्या चाहिए, यहाँ लिखूंगा जो मिला, यहाँ क्या चाहिए वो लिखना है, यहाँ जो मिला है वो लिखना है। और ये जो चाहिए वो कौन से पेपर कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा है उसका नंबर यहाँ देना है, ठीक है, उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। वो रिक्वायरमेंट जो पेपर पे दी गई, चेकलिस्ट क्रॉस चेकिंग करना जाता है सीसे, उसका जो पॉइंट वो चेकलिस्ट का नंबर वो लिखना है। लिंक करना डॉक्यूमेंट को, देखो डॉक्यूमेंट लिंक करना है, ये रिक्वायरमेंट कहीं तो लिखी है, जैसे अभी मेरी बात कर रहा हूँ मैं, अब आपने उसको फॉलो नहीं किया इसलिए डिविजन है।